नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की बाहरी और आंतरिक सुरक्षा सुदृढ़ हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम तेलंगाना में सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राहुल नार्वेकर महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए। एकनाथ शिंदे सरकार कल विधानसभा में शक्ति परीक्षण का सामना करेगी। केंद्र ने विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम में संशोधन किया। भारतीय अब अधिकारियों को सूचित किए बिना 10 लाख रुपए तक प्राप्त कर सकेंगे। प्रधानमंत्री कल गांधीनगर में डिजिटल इंडिया सप्ताह का शुभारंभ करेंगे। मॉनसून पूरे देश में सामान्य समय से 6 दिन पहले पहुंचा। एजबेस्टन क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन इंग्लैंड कल के स्कोर 5 विकेट पर 84 रन से आगे खेलेगा। इंग्लैंड अब भी भारत से 332 रन पीछे। और नीदरलैंड्स के एम्स्टरविन में महिला हॉकी विश्व कप में आज भारत अपने शुरुआती पूल बी मैच में इंग्लैंड से खेलेगा। दोपहर समाचार में मनोज के साथ मैं विमलेंदु पांडे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की बाहरी और आंतरिक सुरक्षा मजबूत हुई है। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में श्री शाह ने कहा कि रक्षा के क्षेत्र में व्यापक सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 हटाने से जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने बताया कि कार्यकारिणी की बैठक के पहले दिन आर्थिक संकल्प पर चर्चा हुई और आज दूसरे दिन राजनीतिक संकल्प पर चर्चा होगी। हैदराबाद में संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि गृहमंत्री ने संकल्प पेश किया और इसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। राष्ट्रपति चुनाव पर अमित शाह जी ने बोला, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के शासनकाल में 2 राष्ट्रपति चुनाव का अवसर आया। भाजपा ने एक बार दलित को, दूसरी बार एक महिला आदिवासी को चुना जो जमीन से जुड़ी रही है। सुरक्षा का व्यापक सुधार का बारे में बोला। मोदी जी के नेतृत्व में बाहरी सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा सुदृढ़ हुए हैं। रक्षा क्षेत्र में व्यापक सुधार हुआ है। जम्मू कश्मीर का भारत का अभिन्न अंग बनाया है, धारा 370 का एबोलिशन करते हुए। भारतीय जनता पार्टी ने कल हैदराबाद में अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के पहले दिन आर्थिक और गरीब कल्याण संकल्प उपायों पर एक संकल्प पारित किया। केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ पार्टी नेता धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संकल्प का प्रस्ताव किया था। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इसका समर्थन किया। श्री प्रधान ने यह भी बताया कि कार्यकारिणी की बैठक में गरीब कल्याण अन्न योजना के बारे में भी एक संकल्प पारित किया गया। उन्होंने बताया कि इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काम वैश्विक आदर्श बन गया है। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिन की बैठक कल हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में शुरू हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, लगभग 20 राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों सहित वरिष्ठ पार्टी नेता कार्यकारिणी की बैठक में भाग ले रहे हैं। बैठक में लगभग 350 प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। श्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि पार्टी नेताओं ने नई अग्निपथ योजना की सराहना की। इस योजना से युवाओं को सशस्त्र सेनाओं के नियमित संवर्ग में 4 वर्ष की अवधि के लिए सेवा करने का अवसर मिलता है। सरकार ने अगले 1.5 साल में 10 लाख नौकरियां प्रदान करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करने की संभावना है। प्रधानमंत्री आज शाम सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तेलंगाना के 35,000 मतदान बूथों के भाजपा कार्यकर्ता विजय संकल्प रैली में भाग लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राहुल नार्वेकर आज महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए।
नार्वेकर को 164 और महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार राजन साल्वी को 107 वोट मिले। पार्षद के रूप में राजनीतिक सफर शुरू करने वाले नार्वेकर को 2015-16 के लिए कॉमनवेल्थ संसदीय बोर्ड के सर्वश्रेष्ठ वक्ता पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। जैसे ही मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने सदन में प्रवेश किया, सत्ताधारी पक्ष के विधायकों ने पारंपरिक भगवा फेटा पहने हुए जय भवानी, जय शिवाजी और भारत माता की जय के नारे लगाए। नार्वेकर को अध्यक्ष घोषित किए जाने के बाद डिप्टी स्पीकर नरहरि झिरवाल ने अधिकारियों से उन विधायकों के नाम लिखने को कहा जिन्होंने शिवसेना द्वारा जारी किए हुए व्हिप के खिलाफ मतदान किया। उन्होंने ये भी कहा कि मतदान की वीडियोग्राफी की गई है। नवनिर्वाचित अध्यक्ष को बधाई देते हुए श्री फडणवीस ने कहा कि श्री नार्वेकर न केवल महाराष्ट्र विधानसभा के इतिहास में बल्कि देश के इतिहास में सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने। इस बीच श्री शिंदे ने राज्य का मुख्यमंत्री बनाए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया और कहा कि दिगंबत बाला साहब ठाकरे और आनंद दिघे का सपना पूरा हो गया है। कुणाल शिंदे के साथ देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। 288 संसदीय विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र आज सुबह 11 बजे शुरू हुआ। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार कल विधानसभा में शक्ति परीक्षण का सामना करेगी। इससे पहले शिवसेना और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले दोनों गुटों ने विधायकों को अपने अपने उम्मीदवारों को मतदान का निर्देश देते हुए व्हिप जारी किया था। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले खेमे के मुख्य सचेतक भरत गोगावाले द्वारा भेजे गए पत्र को रिकॉर्ड में ले लिया है। पत्र में शिवसेना के 16 विधायकों द्वारा व्हिप के उल्लंघन का जिक्र है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। सुनो ना। हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है। जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242। 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात के गांधीनगर में डिजिटल इंडिया सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम के दौरान वे कई डिजिटल कार्यक्रमों की शुरुआत करेंगे। इसका उद्देश्य लोगों तक प्रौद्योगिकी सुलभ कराकर जीवन यापन को सुगम बनाना और स्टार्टअप को बढ़ावा देना है। डिजिटल इंडिया सप्ताह का विषय है नव भारत प्रौद्योगिकी प्रेरणा। श्री मोदी डिजिटल इंडिया भाषिणी का शुभारंभ करेंगे, जिससे भारतीय भाषाओं में वाणी सहित इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं तक पहुंच आसान होगी और भारतीय भाषाओं में विषय वस्तु तैयार करने में सहायता मिलेगी। प्रधानमंत्री देश के द्वितीय और तृतीय श्रेणी के शहरों में स्टार्टअप की सहायता और उन्हें सफल बनाने के लिए एक राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी स्टार्टअप मंच डिजिटल इंडिया जेनेसिस का शुभारंभ भी करेंगे। इस योजना के लिए कुल 750 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई है। गृह मंत्रालय ने विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम FCRA में संशोधन किया है। संशोधित अधिनियम के अंतर्गत विदेश में रहने वाले रिश्तेदारों को अधिक राशि भारत भेजने की अनुमति और कुछ अन्य रियायतें दी गई हैं। अब सरकार को सूचना दिए बिना एक वित्त वर्ष में 10 लाख रुपए तक की राशि संबंधियों द्वारा भेजी जा सकेगी। यदि इससे अधिक राशि भेजी जानी है तो सरकार को 3 महीने पहले इसकी सूचना देनी होगी। पहले ये अवधि 30 दिन के थे। गृह मंत्रालय ने महाराष्ट्र के अमरावती में उमेश कोल्हे की नृशंस हत्या का मामला राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण को सौंपा है। मंत्रालय ने बताया कि 21 जून को हुई इस हत्या की साजिश में कुछ संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय संपर्कों की जांच की जाएगी। अभिकरण की टीम अमरावती पहुंच गई है। पुलिस उपायुक्त विक्रम सैली ने बताया कि अब तक इस सिलसिले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।
अभी तक उमेश कोल्ले मर्डर केस में हमने 6 आरोपियों को अटक किया है। हमें यही पता चला है कि श्रीमती नुपुर शर्मा के बारे में जो उमेश कोल्ले जी ने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया था, उसी वजह से ये गुनाह है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज युवा और महिला शाखाओं सहित अपने संगठन के सभी राष्ट्रीय, राज्य और जिला कार्यकारी निकायों को भंग कर दिया है। हालांकि इस कदम का कोई आधिकारिक कारण नहीं बताया गया है, लेकिन इसे पार्टी के पुनर्गठन के प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है। समाजवादी पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल पर सूचना दी कि पार्टी के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम अपने पद पर बने रहेंगे। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की बाहरी और आंतरिक सुरक्षा सुदृढ़ हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम तेलंगाना में सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राहुल नार्वेकर महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए। एकनाथ शिंदे सरकार कल विधानसभा में शक्ति परीक्षण का सामना करेगी। केंद्र ने विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम में संशोधन किया। भारतीय अब अधिकारियों को सूचित किए बिना 10 लाख रुपए तक प्राप्त कर सकेंगे। प्रधानमंत्री कल गांधीनगर में डिजिटल इंडिया सप्ताह का शुभारंभ करेंगे। मॉनसून पूरे देश में सामान्य समय से 6 दिन पहले पहुंचा। एजबेस्टन क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन इंग्लैंड कल के स्कोर 5 विकेट पर 84 रन से आगे खेलेगा। इंग्लैंड अभी भारत से 332 रन पीछे। और नीदरलैंड्स के एम्स्टेलविन में महिला हॉकी विश्व कप में आज भारत अपने शुरुआती पूल बी मैच में इंग्लैंड से खेलेगा। गृह मंत्री अमित शाह नई दिल्ली में 100वें अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के अवसर पर होने वाले समारोह में कल मुख्य अतिथि होंगे। इसका विषय है बेहतर विश्व के निर्माण में सहकारिता की भूमिका। राष्ट्र के निर्माण में आत्मनिर्भर भारत के महत्व को देखते हुए सहकारिता मंत्रालय और भारतीय राष्ट्रीय सहकारिता संघ ने आत्मनिर्भर भारत और बेहतर विश्व के निर्माण में सहकारिता की भूमिका विषय पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। भारत का सहकारिता आंदोलन विश्व का सबसे बड़ा आंदोलन है। फिलहाल भारत में 8,50,000 से अधिक सहकारी समितियां हैं, जिनसे देश के 90% गांव जुड़े हुए हैं। इन सहकारी समितियों की ग्रामीण और नगरीय दोनों ही क्षेत्रों में सामाजिक और आर्थिक विकास लाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अमूल, इफ्को, क्रिब्को और नेफेड भारत में सहकारी आंदोलन की सफलताओं के जाने माने नमूने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आंध्र प्रदेश के भीमावरम में जाने माने स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती समारोह का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी अल्लूरी सीताराम राजू की 30 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को मान्यता देने और पूरे देश में लोगों को उनके बारे में जागरूक करने के लिए प्रतिबद्ध है। आकाशवाणी से इस समाचार का सीधा प्रसारण कल सुबह 11 बजे से गोल्ड और इंद्रप्रस्थ चैनलों पर किया जाएगा। प्रधानमंत्री कल गुजरात यात्रा के दौरान गांधीनगर में आयोजित एक अन्य कार्यक्रम में डिजिटल इंडिया वीक 2022 का उद्घाटन करेंगे। आकाशवाणी कल शाम 4:55 पर एफएम गोल्ड और इंद्रप्रस्थ चैनलों पर भी इस समारोह का सीधा प्रसारण करेगा। ये दोनों कार्यक्रम AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल आकाशवाणी AIR यूट्यूब चैनल पर भी उपलब्ध होंगे। डिजिटल इंडिया वीक 2022 के उद्घाटन समारोह का सीधा प्रसारण शाम 4:55 पर शुरू होने के कारण कल शाम 4:30 बजे निर्धारित कार्यक्रम परिक्रमा 30 मिनट के बजाय केवल 25 मिनट की अवधि के लिए होगा। देश में अब तक 197 करोड़ 95 लाख कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कल 10 लाख से अधिक टीके लगाए गए। कल 16,000 से अधिक लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। इस समय देश में 1,11,000 से अधिक लोगों का उपचार किया जा रहा है और स्वस्थ होने की दर 98.54% है। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने इस वर्ष श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन पूजा, हवन और प्रसाद की सेवा शुरू करने की घोषणा की है।
अब श्रद्धालु हिम शिवलिंग के दर्शन वेबसाइट www.shriamarnathjishrine.com के माध्यम से कर सकेंगे। श्राइन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नीतीश्वर कुमार ने बताया कि पुजारी श्रद्धालु के नाम से पूजा और हवन करेंगे। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की तरफ से हमने एक वर्चुअल पूजा हवन की व्यवस्था शुरू की है। इसमें जो भक्तगण बाबा के दर्शन करने के लिए यात्रा करने नहीं आ पा रहे, वो हमारी वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन सर्विसेज में जो ऑप्शन है उसमें वर्चुअल पूजा, उसके साथ प्रसाद, 5 ग्राम के सिक्के या 10 ग्राम के सिक्के या हवन के लिए ऑप्शन है, उसमें से अपनी सुविधा के अनुसार, इच्छा के अनुसार बुकिंग कर सकते हैं। आकाशवाणी श्रीनगर ने बालतल आधार शिविर से श्री अमरनाथ जी यात्रा से संबंधित विशेष प्रसारण शुरू किया है। बालतल में एफएम ट्रांसमिशन सुविधा और स्टूडियो बनाया गया है, जहां से यात्रियों के लिए प्रतिदिन सवेरे 7 बजे से रात 10 बजे तक विशेष प्रसारण किया जा रहा है। ये प्रसारण आकाशवाणी के न्यूज ऑन AIR ऐप पर दुनिया भर में सुना जा सकता है। ये FM 103.7 मेगाहर्ट्ज और DTH पर उपलब्ध है। ये प्रसारण रक्षाबंधन के पर्व तक जारी रहेगा। बर्फ से ढके पहाड़, हवा के साथ झूमते चीड़ चिनार, झीलों पर तैरते शिकारे, हरी भरी घाटियों के दिलकश नजारे। आकाशवाणी समाचार आपके लिए लेकर आया है जम्मू कश्मीर विशेष श्रृंखला एक नई सुबह। हम बात करते हैं विकास की, निवेश की, पर्यटन की, संस्कृति की और रोज हो रहे बदलावों की। FM गोल्ड पर सुनिए हर शुक्रवार रात 9:15 पर आकाशवाणी समाचार की विशेष प्रस्तुति जम्मू कश्मीर एक नई सुबह। दक्षिण पश्चिम मानसून निर्धारित समय से 6 दिन पहले ही देश के सभी भागों में पहुंच गया है। मौसम विभाग ने बताया है कि अब मानसून उत्तरी अरब सागर, गुजरात और राजस्थान के शेष भागों की ओर बढ़ गया है। वर्ष 2003 से अब तक केवल 5 बार ऐसा हुआ है जब 2 जुलाई से पहले मानसून पूरे देश में एक साथ पहुंचा। पिछले वर्ष मानसून 13 जुलाई तक पूरे देश में पहुंचा था। अगले 5 दिनों में ओडिशा, गुजरात, कोंकण और गोवा में तेज वर्षा का अनुमान है। बर्मिंघम में भारत के साथ 5वें और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन आज इंग्लैंड पहली पारी में 5 विकेट पर 84 रन से आगे खेलना शुरू करेगा। भारत ने पहली पारी में 416 रन बनाए। ऋषभ पंत ने 146 और रविंद्र जडेजा ने 104 रन का योगदान दिया। बुमराह ने केवल 16 गेंदों में नाबाद 31 रन की पारी खेली। इंग्लैंड भारत से पहली पारी के आधार पर अब भी 332 रन पीछे है। महिला हॉकी विश्व कप में आज भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। भारत को पूल बी में चीन, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के साथ रखा गया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वेंकटरमन अनंत नागेश्वरन के साथ विशेष भेंटवार्ता प्रसारित करेगा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में डॉक्टर नागेश्वरन ने बताया कि भारत ने कोविड के कारण आई मंदी के बाद उल्लेखनीय आर्थिक वृद्धि की है। डॉक्टर नागेश्वरन ने बताया कि सरकार ने देश में स्टार्टअप अनुकूल व्यवस्था विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए। India's startup policy has been evolving very, very steadily in the right direction. So India's startup ecosystem is not confined to the big metros, but it has spread to B and C tier towns and cities as well. And that is the biggest contribution that the government's emphasis on Startup India and Stand Up India has made to creating not just unicorns, but creating a culture of entrepreneurship, creating the ecosystem for entrepreneurship and startup, once again, not among the big cities, but across the country. ये विशेष भेंटवार्ता FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर आज रात 9:30 बजे से सुनी जा सकती है। ये हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
कॉम्पिटिशन्स की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो आपके लिए ऑल इंडिया रेडियो लाया है कार्यक्रम अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछते हैं सवाल 9289094044 पर या फिर ईमेल करते हैं abhyas.airnews@gmail.com पर, जिसके जवाब एक्सपर्ट देंगे शनिवार रात 9:30 बजे। इस बार का विषय है ज्योग्राफी यानी कि भूगोल और प्रश्न भेजने की अंतिम तारीख है 6 जुलाई। आपके सवालों का हम कर रहे हैं इंतजार। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। ये आकाशवाणी है। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग एक राष्ट्र का उदय, भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में शामिल है। आकाशवाणी से हम प्रतिदिन प्रस्तुत कर रहे हैं इस संघर्ष की एक झलक। आज की इस कड़ी में हम राष्ट्रवादी हंसा जीवराज मेहता का स्मरण कर रहे हैं। उनका जन्म 3 जुलाई 1897 को गुजरात के सूरत में हुआ था। उन्होंने असहयोग आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन में भाग लिया और 1932 में वे गिरफ्तार कर ली गईं। हंसा जीवराज मेहता ने बड़ौदा कॉलेज में दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया और उसके बाद इंग्लैंड में पत्रकारिता और समाज शास्त्र का अध्ययन किया। 1920 में लंदन में निवास के दौरान हंसा मेहता की मुलाकात सरोजिनी नायडू से हुई, जिन्होंने बाद में उन्हें महात्मा गांधी से मिलवाया और उन्हें स्वाधीनता आंदोलन से जोड़ा। हंसा जीवराज मेहता का राजनीतिक जीवन 1937 में बम्बई विधान परिषद के चुनाव में जीत के साथ शुरू हुआ। वे 1949 तक परिषद में रहीं। इस दौरान मेहता अखिल भारतीय महिला कॉन्फ्रेंस से करीबी रूप से जुड़ी रहीं और 1946 में उसकी अध्यक्ष बनी। अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल के दौरान उन्होंने भारतीय महिलाओं के अधिकारों और कर्तव्यों के चार्टर का मसौदा तैयार किया। इस चार्टर में महिलाओं के लिए समानता और नागरिक अधिकारों की मांग की गई थी। मेहता ने 1946 में महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र की उप समिति के सदस्य के रूप में भी कार्य किया। वे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार समिति की सार्वभौम घोषणा के दौरान एलिनोर रूजवेल्ट के साथ उपाध्यक्ष रहीं। मेहता मुंबई में श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकर से विश्वविद्यालय में नियुक्ति के साथ भारत में पहली महिला वाइस चांसलर बनी। हंसा मेहता बम्बई से संविधान सभा के लिए निर्वाचित हुई, जहां उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के पक्ष में मजबूती से तर्क रखे और समान नागरिक संहिता और आरक्षण पर बहस में हस्तक्षेप किया। मेहता संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के लिए भारतीय प्रतिनिधि थी। उन्होंने मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा के अनुच्छेद 1 में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अधिकारों को समावेशी बनाने में योगदान दिया। सभी पुरुष स्वतंत्र और समान रूप से जन्मे हैं, इस वाक्य को बदलकर सभी मनुष्य स्वतंत्र और समान रूप से जन्मे हैं, ये करने का श्रेय भी हंसा मेहता को ही है। भारत सरकार ने 1959 में हंसा जीवराज मेहता को पद्म भूषण से सम्मानित किया। 4 अप्रैल 1995 को उनका निधन हो गया। भारत की इस महान बेटी हंसा मेहता को आकाशवाणी का शत-शत नमन। वतन पे जो फिदा होगा, अमर हो नौजवां होगा, रहेगी जब तलक दुनिया, ये अफसाना बयां होगा। हम राष्ट्रवादी मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी का भी आज स्मरण कर रहे हैं। उनका जन्म 3 जुलाई 1892 को पंजाब के लुधियाना में हुआ था। उन्होंने खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन में भाग लिया। अपने भाषण में लोगों को अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े करने के लिए प्रेरित करने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। हबीब को कई बार जेल जाना पड़ा और उन्होंने लगभग 14 वर्ष देश की विभिन्न जेलों में बिताए।
हबीब का संबंध स्वाधीनता सेनानियों के परिवार से था। उनके दादा शाह अब्दुल कादिर लुधियानवी 1857 में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध खड़े होने वाले पंजाब के प्रथम व्यक्तियों में शामिल थे। उनके निकट संबंधियों को भी जेल जाना पड़ा। उनकी पत्नी स्वाधीनता सेनानी शख्तुन्निसा बीबी ने अपने परिवार पर ब्रिटिश पुलिस के क्रूर दमन के बावजूद हबीब का समर्थन किया। हबीबुर रहमान लुधियानवी ने जमीयतुल उलेमा-ए हिंद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और मौलाना अबुल कलाम आजाद की सलाह पर 1920 में मजलिस-ए-एहरार यानी द सोसाइटी ऑफ फ्रीडम शुरू की। केंद्रीय असेंबली में भगत सिंह द्वारा बम फेंके जाने की घटना के बाद अंग्रेजों के दमन के भय के बावजूद भगत सिंह के परिवार को शरण देने के लिए मौलाना लुधियानवी आगे आए। उन्होंने 1931 में शाही जामा मस्जिद के निकट लगभग 300 अंग्रेज अधिकारियों और पुलिस के सामने भारतीय ध्वज फहराया। इसके लिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जब अंग्रेज अधिकारियों ने लुधियाना रेलवे स्टेशन पर हिंदुओं और मुसलमानों के लिए पानी के अलग अलग घड़ों की व्यवस्था की, तो उन्होंने हिंदू, मुसलमान और सिख कार्यकर्ताओं की सहायता से वो घड़े तोड़ दिए। इसके लिए उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। 1947 के बुरे समय में खराब माहौल के कारण हबीबुर रहमान ने अपने मित्रों के परामर्श से लुधियाना छोड़ दिया। उन्होंने दिल्ली में शरणार्थी शिविर में शरण ली। उन्होंने मुस्लिम लीग की विभाजनकारी राजनीति ठुकरा दी और अपने पुश्तैनी घर लुधियाना लौट गए। स्वाधीनता और मरते दम तक लोगों की स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्ध हबीबुर रहमान लुधियानवी की मृत्यु 2 सितंबर 1955 को हुई। इस महान राष्ट्रवादी हबीबुर रहमान लुधियानवी को हमारा शत शत नमन। इसके साथ ही ये कड़ी संपन्न होती है। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग कल फिर मिलेंगे एक नई कड़ी के साथ। और अब आइए सुनते हैं संस्कृति संदेश। ये आधारित है पार्श्व गायक, अभिनेता, निर्देशक अमित कुमार पर। आज 3 जुलाई है और जन्मदिन है फिल्म दुनिया के जाने माने पार्श्व गायक, अभिनेता, निर्देशक और संगीत निर्देशक अमित कुमार का। गायक पिता किशोर कुमार के पुत्र अमित भी बचपन से ही गायक बनना चाहते थे। आरंभ में वे कलकत्ता में दुर्गा पूजा समारोह के दौरान गाया करते थे। 21 साल की उम्र में अमित ने 1973 में पहला गीत गाया। इसके संगीत निर्देशक थे सपन जगमोहन। 1976 में बालिका वधू के लिए गाए एक गाने ने इन्हें लोकप्रियता की बुलंदियों तक '81 में लव स्टोरी के एक गाने के लिए इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिला। गाना था या एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की बाहरी और आंतरिक सुरक्षा सुदृढ़ हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम तेलंगाना में सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राहुल नार्वेकर महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए। एकनाथ शिंदे सरकार कल विधानसभा में शक्ति परीक्षण का सामना करेगी। केंद्र ने विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम में संशोधन किया। भारतीय अब अधिकारियों को सूचित किए बिना 10 लाख रुपए तक प्राप्त कर सकेंगे। प्रधानमंत्री कल गांधीनगर में डिजिटल इंडिया सप्ताह का शुभारंभ करेंगे और मॉनसून पूरे देश में सामान्य समय से 6 दिन पहले पहुंचा।
इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।